वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद वैसे एक सामान्य सा शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यापार करना। परंतु हम अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसकी बात करते हैं कि वणिकवाद, व्यापारवाद, जिसे हम भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो वणिकवाद, यह व्यापारवाद को दर्शाने के अलग अलग शब्द हैं। अगर हम विश्व इतिहास की बात करें तो पहली बार विश्व के अर्थशास्त्री इंग्लैंड के एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में इस शब्द की परिभाषा को अंकित किया था और उसका अर्थ भी समझाने की कोशिश की थी कि अलग अलग क्षेत्रों में वाणिज्यवाद, वणिकवाद, व्यापारवाद, वणिकवाद का क्या अर्थ रहा था। पर सामान्य अर्थों में इसका अर्थ होता है कि वे सभी आर्थिक क्रियाएं या व्यापार वाणिज्य के विस्तार के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों को हम इसके अंतर्गत रखते हैं जिनका उद्देश्य था धन को प्राप्त करना। अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें कि वणिकवाद क्या है, वाणिज्यवाद क्या है, व्यापारवाद क्या है, बणियावाद क्या है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि वे आर्थिक कार्य या गतिविधियां जिनका उद्देश्य व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना और धन को प्राप्त करना है। यूरोप के इतिहास या भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से हम अगर वाणिज्यवाद की बात करें उससे पहले हमें यह देखना आवश्यक रहेगा कि इसकी विशेषताएं क्या थी, क्वालिटीज़ क्या थी। वैसे आर्थिक आवश्यकताएं का अलग अलग क्षेत्र रहे हैं, अलग अलग समय में उनकी अलग अलग आवश्यकताएं थी। पर अगर हम यूरोपीय देशों का भारत आगमन या यूरोप देश की स्थिति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें यह जानना पड़ेगा कि वाणिज्यवाद वहाँ किस स्थिति में था। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो हम जानते हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे यूरोप का इतिहास रहा हो, भारत का इतिहास रहा हो, ये सभी चीज़ें नैतिक और धार्मिक क्रियाओं के अंतर्गत हुआ करती थी। तो धर्म की जगह धन को महत्व देना, अर्थात धार्मिक क्रियाओं के साथ आर्थिक कार्यों को महत्व देना, ये इसकी सबसे पहली विशेषता थी। राज्यों को शक्तिशाली होने का आधार, हम जानते हैं कि किसी भी छोटे क्षेत्र को अगर शक्तिशाली राज्य के रूप में संगठित करना है, चाहे राजनीतिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, प्रशासनिक कार्य हो, इसके लिए संबंधित व्यक्ति, शासक या राजा को धन की आवश्यकता पड़ती है। तो वाणिज्यवादी शब्द की आवश्यकता जो पड़ी वो 15वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक या इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति तक इसने पूरे विश्व के इतिहास को प्रभावित किया, क्योंकि राज्यों के शक्तिशाली होने का जो मूल आधार था वो था धन की प्राप्ति। अब तीसरी जो विशेषता की हम बात करते हैं, धन की प्राप्ति के सोर्सेज या स्रोत, अर्थात नवीन आर्थिक क्षेत्र के रूप में वाणिज्यवादी विचारधारा को स्थापित किया गया। अगली विशेषता थी सोने चांदी के भंडारण को महत्व देना। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो बहुमूल्य धातु हैं, जिन्हें हम सोने व चांदी के भंडारण के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं भी कि वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था जो है उसका आधार भी सोने व चांदी के भंडारण पर हुआ करता है, अर्थात बैंकों की आर्थिक शक्ति जो है वह कागजी नोटों में न होकर के सोने व चांदी के भंडारण में हुआ करती थी। तो यूरोप के इतिहास की बात की जाए या भारतीय इतिहास की बात की जाए तो उसमें सोने व चांदी के भंडारण को महत्व देना, राज्यों को शक्तिशाली बनाने का आधार धन को संग्रहित करना, बहुमूल्य धातुओं को संग्रहित करना, ये मुख्य आवश्यकता थी। और राज्यों में संगठित व्यापारिक व्यवस्था स्थापित करना ताकि राज्य या क्षेत्र जो है वो आर्थिक आत्मनिर्भर बने। आर्थिक आत्मनिर्भर होने का मूल कारण था कि राज्य की आर्थिक संपत्ति या आर्थिक संपन्नता से राज्य शक्तिशाली होता है, राज्य में प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्थापित होती है, सामाजिक और धार्मिक कार्य होते हैं। इन सभी कार्यों के लिए राज्यों का संगठित होना आवश्यक था और संगठित होने के लिए हमें व्यापारिक व्यवस्था को स्थापित करना था, जो इस वाणिज्यवादी व्यवस्था का मूल उद्देश्य था। व्यापारिक समूहों को संगठित करना, जिसे हम व्यापारिक समूह कहते हैं। जैसे अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो व्यापारियों का समूह, वणिक व्यापारियों का समूह, मध्यम वर्गीय व्यापारियों का समूह। और अगर हम यूरोपीय देशों की बात करते हैं तो यूरोप में व्यापारिक कंपनियों की स्थापना, जिसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार और वाणिज्य के कार्यों के द्वारा स्वयं को शक्तिशाली बनाना और आर्थिक संपन्नता को आधार बनाना। वाणिज्यवाद की अगली विशेषताओं में अनुकूल व्यापारिक संतुलन, ये क्या था, अर्थात आयात और निर्यात को नियंत्रित रखना
सोने चांदी के भंडारण को देश से बाहर न जाने देना, ये धन संग्रहण का सबसे बड़ा तरीका था। वो तभी हो सकता था जब सभी देश अनुकूल व्यापारिक संतुलन को स्थापित करें। और इसके साथ एक जो मूल आवश्यकता थी वह थी कि राज्यों या देशों के अंदर स्वदेशी उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे आर्थिक आधार का मूल कारण बने। जैसे लघु उद्योगों की स्थापना, कृषि के उत्पादनों को बढ़ाना, कृषि से संबंधित या उद्योगों से संबंधित जो सुविधाएं जो हुआ करती थी उन व्यवस्थाओं में सुधार करना और राष्ट्र के आर्थिक प्रभुत्व को बढ़ाना, इस वाणिज्यवादी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य था। राज्यों का आर्थिक एकीकरण। राज्यों का आर्थिक एकीकरण, हम जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियां शासक के आदेश या शासक के नियंत्रण में हुआ करती थी और व्यापारी वर्ग राजकीय आदेशों के बाद ही व्यापारिक कार्य किया करता था। यहाँ अगर हम यूरोपीय देशों की बात करें या भारतीय देशों की बात करें तो व्यापारियों को टैक्स देना, व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करना, व्यापारिक समूहों को स्थापित करना और उनके ऊपर राज्य का नियंत्रण, यह एक आर्थिक एकीकरण था। वाणिज्यवाद की मूल जो भूत विशेषताएं थी वो ये थी कि किसी भी तरीके से राज्य को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि वह जो समय था 1500 से लगा करके 1700 का समय, 300 वर्षों का जो समय रहा था, इसे वाणिज्यवादी विश्व स्तर पर वाणिज्यवादी विचारधाराओं का मूल श्रेय कहा गया था। क्यों? क्योंकि उस समय में सभी देशों की मूल आवश्यकताएं जो थी वो धन संग्रह किया जाए, राज्यों का आर्थिक एकीकरण किया जाए, आर्थिक प्रभुत्व को बढ़ाया जाए और राज्यों को शक्तिशाली बनाने के लिए धन को महत्व दिया जाए। अब हम बात करेंगे कि यूरोप में वाणिज्यवाद क्या था। यूरोप में वाणिज्यवाद इसलिए आवश्यक है क्योंकि यूरोपीय देशों का, अगर हम भारत आगमन की बात करते हैं, चाहे कोई भी यूरोपीय देश भारत आया हो, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था और पढ़ा भी था कि क्या आधार था, व्यापार क्यों किया गया, व्यापार क्यों किया गया, नए समुद्री मार्गों की खोज क्यों की गई, आर्थिक संपन्नता के लिए। जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन के व्यापारियों ने एशियाई व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। नियंत्रण किस आधार पर स्थापित किया? व्यापार के द्वारा, व्यापारिक समूहों के द्वारा, व्यापारिक कंपनियों के द्वारा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड और पुर्तगाली व्यापारियों के समूह, इन लोगों ने क्या किया? पूर्वी एशियाई द्वीप समूह पर अपना व्यापारिक नियंत्रण स्थापित किया। नए समुद्री मार्गों की खोज से यूरोपीय देशों के व्यापार और वाणिज्य में तेजी आई। जैसा कि हमने पिछले बार भी पढ़ा था कि इन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सरल समुद्री मार्ग खोजे गए और उन क्षेत्रों से व्यापार किया गया। और व्यापार की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि उस समय में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो रहा था और राष्ट्रीय राज्यों के उदय के लिए धन की आवश्यकता थी और वह राज्य उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा धन होगा। तो यूरोप में वाणिज्यवादी विचारधारा का एक अलग स्तर था, अलग क्षेत्र था। पुनर्जागरण प्रारंभ हो चुका था। पुनर्जागरण की वजह से यूरोपीय देशों में छोटे छोटे राज्य राजनीतिक सत्ता के रूप में संगठित हो रहे थे और उन्हें धन की आवश्यकता थी और धन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने नवीन आर्थिक क्षेत्र के रूप में वाणिज्यवादी विचारधारा को स्थापित किया। यूरोप में पुनर्जागरण के बाद नवीन आर्थिक आवश्यकता, वाणिज्यवाद और वाणिज्यवाद के साथ ही नए समुद्री मार्गों की खोज। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि सभी यूरोपीय देशों में छोटे असंगठित राज्यों को धीरे धीरे संगठित होने के लिए धन की आवश्यकता हुई। परंतु यूरोपीय देशों के साथ भारत में वाणिज्यवाद को अलग अलग शब्दों के नाम से जाना जाता था। जैसे इंग्लैंड में वणिकवाद, व्यापारवाद, फ्रांस के वित्त मंत्री ने इस विचारधारा को स्थापित किया तो उसके नाम पर कोलबर्टवाद, जर्मनी में केमरलिज्म और भारत में वणिकवाद व व्यापारवाद। परंतु इन सब का जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि अधिक धन प्राप्त करो और अपने देश को ज़्यादा शक्तिशाली बनाओ। अब हम बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण से कि भारत में वाणिज्यवाद क्या था। यहाँ अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें, यूरोपीय देशों के भारत आगमन की बात करें, जैसा कि दिखाया गया है कि यूरोपीय देशों के भारत आगमन के साथ व्यापारवाद व वाणिज्यवाद की व्यवस्था में जो परिवर्तन आया, क्यों आया परिवर्तन? क्योंकि भारत में यूरोपीय देशों का जो मूल उद्देश्य था, परंपरागत व्यापार तो चल रहा था, परंतु यूरोपीय देशों का जो मूल उद्देश्य था वह था व्यापार व वाणिज्य की स्थापना की जाए, व्यापारिक बस्तियों के द्वारा, व्यापारिक कोठियों के द्वारा, व्यापारिक कंपनियों के द्वारा, और धन को प्राप्त किया जाए और उस धन को अपने देशों में ले जा करके
आर्थिक संपन्नता को स्थापित किया जाए। यूरोपीय देशों का भारत आगमन और भारत से उनका धन निष्कासन का जो सिद्धांत था वो यही तो था कि किस तरीके से यूरोपीय देशों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों ने भारत में आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ किया और उन आर्थिक गतिविधियों को उन्होंने आधार बनाया साम्राज्य विस्तार का। जैसे अंग्रेजों का सफल होना व्यापार में, उसका मूल आधार क्या था? अंग्रेजों की विचारधाराओं का मूल सबसे पहली आवश्यकता थी उनकी कि भारत में वाणिज्यवादी विचारधारा को स्थापित किया जाए, जो उनकी साम्राज्य विस्तार की महत्वपूर्ण विचारधारा थी। व्यापारिक समझौतों के द्वारा, व्यापारिक कोठियों के द्वारा, व्यापारिक बस्तियों के द्वारा, व्यापारिक केंद्र के द्वारा विभिन्न यूरोपीय देशों ने अपनी वाणिज्यवादी, आर्थिकवादी, धनवादी विचारधाराओं को पूर्ण करने के लिए भारत में धन के निष्कासन के सिद्धांत को लागू किया। आधुनिक भारत में दादा भाई नारोजी ने इस सिद्धांत को स्थापित किया था, अर्थात उसकी व्याख्या की थी। और जैसा कि एक चिर परिचित शब्द था धन का निष्कासन, यूरोपीय देश भारत आए, आर्थिक आवश्यकताओं के अंतर्गत, नवीन आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत में उपलब्ध कच्ची वस्तुओं को यूरोपीय देश में ले जाकर उनको दोगुनी मात्रा में बेच करके वह धन प्राप्त किया करते थे। ये जो सिद्धांत था ये धन के निष्कासन का सिद्धांत था और वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण सोने व चांदी के रूप में किया जाता था, क्योंकि वे ये जानते थे कि विश्व स्तर पर बहुमूल्य धातु जो हैं वो धन का मूल आधार था। वस्तु विनिमय या व्यापार नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें धन का निष्कासन मूल आधार था कि किस तरीके से यूरोपीय देशों में इसके साथ या यूरोपीय देशों के साथ भारतीय इतिहास में वाणिज्यवादी विचारधाराओं ने किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। अब हम बात करते हैं कि वाणिज्यवादी विचारधाराओं के उदय के क्या कारण रहे। उदय के कारणों में कुछ कारण तो हम लोग पहले पिछले जो हमारे वीडियो थे उसमें हम देख चुके थे कि जैसे पुनर्जागरण का प्रभाव हम जानते हैं। पुनर्जागरण का मुख्य कारण था कि धन का उपयोग कला, सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए किया जाए, उसके लिए धन की आवश्यकता। नए नगरों का उदय, भौगोलिक खोजों, दो नए समुद्री मार्गों की खोज जो की गई यूरोपीय देशों से अमेरिकी महाद्वीप तक जाने वाले कोलंबस के द्वारा 1492 में, और यूरोपीय महाद्वीप से एशिया महाद्वीप पर आने वाले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा पुर्तगाली के द्वारा 1498 में। ये दो जो भौगोलिक खोजें थी ये पुनर्जागरण काल के साथ हुई और इन दो भौगोलिक नए समुद्री मार्गों की खोजों ने पुनर्जागरण की जो मूल आवश्यकता थी, धन को प्राप्त किया जाए, नए आर्थिक क्षेत्र या धन प्राप्ति के नए मार्गों के रूप में वाणिज्यवादी विचारधाराओं को स्थापित किया जाए। तो अगर वाणिज्यवादी विचारधारा प्रबल हुई उसके लिए आधार क्या था? आधार था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के बाद आर्थिक आवश्यकता, और उस आर्थिक आवश्यकता का एक कारण और था राष्ट्रीय राज्यों का उदय। पुनर्जागरण काल में राज व्यवस्था, यूरोपीय देशों की राजनीतिक या राज व्यवस्था धर्म के नियंत्रण से समाप्त हुई। राजा निरंकुश हुए। राजाओं ने अपनी इच्छाओं के अनुरूप शासन करने के लिए राष्ट्रीय राज्यों को संगठित करना प्रारंभ किया और राष्ट्रीय राज्यों के संगठन के लिए धन की आवश्यकता और उस धन को प्राप्त करने का एक ही तरीका था कि अत्यधिक प्रबल वाणिज्यवादी विचारधाराओं को स्थापित किया जाए। धीरे धीरे यूरोपीय देशों में राजनीतिक विचारों में भी परिवर्तन आ रहा था। राजनीतिक विचारों में परिवर्तन का मूल कारण जो था वो था कि लंबे समय तक रोमन शासकों के शोषण से मुक्ति के बाद छोटे और असंगठित राज्यों ने अपने आप को संगठित करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए इन कार्यों को प्रारंभ किया। यूरोपीय देशों की अगर आर्थिक परिस्थितियों की बात की जाए, क्या कारण रहे, क्या आर्थिक परिस्थितियां रही, तो हम जानते हैं कि पुनर्जागरण से पहले यूरोप में करों के द्वारा, आर्थिक शोषण के द्वारा जो भी धन प्राप्त किया जाता था वो चर्च या धर्म स्थलों पर रहा करता था। अगर भारतीय दृष्टिकोण से बात की जाए तो करों के द्वारा जो धन प्राप्त हुआ करता था वो संबंधित शासक, चाहे मुगल शासकों की बात की जाए या भारत के अन्य छोटे राज्यों की बात की जाए, वे उसका उपयोग किया करते थे। परंतु उसका जो वास्तविक उपयोग था, मानव कल्याण के लिए उसका उपयोग किया जाए, जन कल्याण के लिए इसका उपयोग किया जाए, नैतिक कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जाए, यह नहीं हो रहा था। और जबकि राजतंत्रीय व्यवस्था थी, सम्राट निरंकुश हो चुके थे, आर्थिक संपन्नता उनके लिए आवश्यक थी। यूरोपीय देशों की बात की जाए तो प्रबुद्ध निरंकुश शासकों में अगर हम लुई 14 की बात करें, लुई 16 की बात करें, नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें, ये वे शासक थे जिन्होंने इन परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को आर्थिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाने के लिए वाणिज्यवादी विचारधाराओं को स्थापित किया। इसी के साथ
यूरोप व भारत में नए नगर स्थापित हुए, जनसंख्या बढ़ रही थी, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही थी और व्यापारिक गतिविधियों के साथ यूरोप व भारत के अलग अलग देशों में या भारत के क्षेत्रों में नए समुद्री व्यापारिक केंद्र, नए समुद्री नगर स्थापित हो रहे थे। उनका व्यापार स्थापित हो रहा था यूरोपीय देशों का भारतीय क्षेत्रों के साथ और भारतीय क्षेत्रों का और अन्य एशियाई देशों का यूरोपीय देशों के साथ। तो नए नगरों का उदय, जनसंख्या का उदय और आर्थिक आवश्यकता, यह भी वाणिज्यवाद के उदय का मुख्य कारण रहा था। और एक जो आवश्यकता थी जिसे हम कहते हैं मानवीय आवश्यकता, वह था नवीन व्यावसायिक मध्यम वर्ग का उदय। यह वर्ग कौन था? यह वह वर्ग था जो शासक के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर निश्चित मात्रा में कर देकर के अपने आप को एक संगठित व्यापारिक वर्ग के रूप में स्थापित करना चाहता था, जिसका उद्देश्य था कि धन कमा करके कुछ धन राजा को दिया जाए और बाकी धन स्वयं के जीवन के लिए उसका उपयोग किया जाए। तो ये नवीन व्यावसायिक वर्ग जो था वो यह मध्यम वर्ग से था और इन्हीं नवीन व्यावसायिक मध्यम वर्ग के व्यक्तियों ने भारत के साथ यूरोप में व्यापारिक केंद्रों को स्थापित किया, प्रमुख व्यापारिक नगरों को स्थापित किया और समुद्री व्यापार के द्वारा इन्होंने इस वाणिज्यवादी विचारधारा को स्थापित करने का कार्य किया। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख वाणिज्यवादी विचारक उस समय के। सबसे पहले हम बात करेंगे सर टॉमस मन, इन्हें थॉमस मन भी कहा जाता है, इंग्लैंड के थे और इनकी एक पुस्तक थी इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड। इसे वाणिज्यवाद की गीता कहा जाता है। और सर टॉमस मन ने जिस विचारधारा को स्थापित किया था, उनका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार के द्वारा देश में धन के संग्रह को महत्व किया जाए, जो किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता का मूल आधार थी। दूसरे जो वाणिज्यवादी विचारक थे, जिसे हम कॉलबर्ट के नाम से जानते हैं, फ्रांस से थे, लुई 14 के वित्त मंत्री थे और इन्हीं के समय में फ्रांस की सबसे बड़ी आर्थिक परियोजनाएं लागू की गई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए और यह इनकी विचारधारा को कोलबर्टवाद नाम दिया गया था। कोलबर्ट ने इसमें एक सुधार किया था। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी व्यापार के तो समर्थक थे, परंतु वे इसके साथ आत्मनिर्भर राष्ट्र अर्थात आंतरिक दृष्टिकोण से देश में क्या सुधार किए जाए, आर्थिक सुधार, सिंचाई संबंधी सुधार, कृषि संबंधी सुधार और आर्थिक क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण, ये जो व्यवस्था थी कोलबर्ट के समय में लागू की गई थी। और विश्व का सबसे पहला बैंक, द बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना भी कोलबर्ट के समय में की गई। तीसरे जो वाणिज्यवादी विचारक थे एडम स्मिथ, जो इंग्लैंड से थे, इन्होंने विश्व को एक परिभाषा दी वाणिज्यवाद, द वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थात किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता का आधार क्या है। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में इसका वर्णन किया गया था और उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करे और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करते हुए इंग्लैंड में धन के संचय को महत्व किया जाए और धन के संचय के साथ ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। तो ये जो क्रम था, पुनर्जागरण के बाद आर्थिक आवश्यकता के साथ नए समुद्री मार्गों की खोज के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ औद्योगिक क्रांति। अब हम बात करते हैं कि सर टॉमस मन, कोलबर्ट और एडम स्मिथ, ये जो तीन वाणिज्यवादी विचारक थे, इन वाणिज्यवादी विचारकों के प्रमुख विचार क्या थे। अगर हम एडम स्मिथ की बात करें, सर टॉमस मन की बात करें, इंग्लैंड से थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड भारत आई। कोलबर्ट की बात करें, फ्रांस से थे, कोलबर्टवाद, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। तो इन वाणिज्यवादी विचारकों ने 6 प्रमुख विचार दिए, जिनका वर्णन इस प्रकार है। शक्तिशाली राज्यों का निर्माण किया जाए, शक्ति का आधार धन होगा और धन के द्वारा शक्तिशाली राज्यों का निर्माण किया जाए। सोने चांदी के भंडारण को महत्व दिया जाए, जो वाणिज्यवादी विचारधारा की मूल आवश्यकता थी। विदेशी व्यापार को महत्व देना, अर्थात समुद्र पार विदेशी व्यापार को महत्व देना। अनुकूल व्यापारिक संतुलन, जिसका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं, आयात निर्यात संतुलन। औद्योगिक एवं व्यापारिक नियंत्रण राज्य के नियंत्रण में हो और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए राज्यों या राष्ट्र के प्रमुखों को अपने देश में आत्मनिर्भर राज्य आर्थिक व्यवस्थाओं को जन्म देना, ये इनकी मूलभूत आवश्यकताएं थी। तो वाणिज्यवादी विचारधारा मुख्य रूप से किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता का मूल आधार थी, जिस विचारधारा ने 1500 से लेकर के 1800 तक
पूरे विश्व के इतिहास के साथ भारतीय इतिहास को प्रभावित किया।